से 1556 तक। वैसे हुमायूं का कार्यकाल जो राशि आसन जो है वो 2 चरणों में रहेगा। बीच में शेरशाह सूरी आने के कारण कुछ समय के लिए हुमायूं ईरान चला जाता है और बीच में मुगल काल के बीच में शेरशाह सूरी जो है वो शासन करता है। लेकिन पूर्ण रूप से देखें तो 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात ये शासक बनता है और 1556 तक इसका कार्यकाल रहता है। अगर इसकी बेसिक जानकारी को देखा जाए तो हुमायूं का जन्म जो है वो होता है 1508 में। कहां पर हुआ? काबुल में इसका जन्म होता है। यह बात बाबर वाले टॉपिक में हो चुकी है कि 1507 में बाबर मिर्जा की उपाधि का त्याग करता है और बादशाह की उपाधि धारण करता है। इस उपाधि का त्याग करते ही अगले ही वर्ष 1508 में उसके हुमायूं नामक पुत्र जो है वो होता है। उसका नाम इसने रखा था हुमायूं और हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। तो बाबर ने कहा था कि यह लड़का जो है मेरे लिए भाग्यशाली साबित होगा, इसी के तहत उसने इसका नाम हुमायूं रखा था। आगे अगर बात करें तो हुमायूं बाबर व माही बेगम की संतान था। माही बेगम बाबर की सबसे बड़ी पत्नी थी। इसका तो था हुमायूं, एक थी गुलरुख बेगम, इसका पुत्र था अस्करी और सबसे छोटी रानी थी दिलदार बेगम, इसका पुत्र था कौन था? हिंदाल। तो इसमें सबसे बड़ी रानी थी माही बेगम, उसी का पुत्र था हुमायूं। गुलरुख बेगम का पुत्र अस्करी था और दिलदार बेगम का पुत्र हिंदाल था। हिंदाल को मेवात की जागीर दी थी। तो ये माही बेगम की संतान था। आगे अगर बात करें तो हुमायूं जो है ये अय्याज प्रवृत्ति का व्यक्ति था और अफीम का सेवन करने वाला था। अफीम व शराब का अधिक सेवन करता था, यानी 24 घंटे अफीम की भनक में रहता, शराब का सेवन किया हुआ ही रहता था। छोटी सी उम्र में ही अफीम खाना शुरू कर देता हुमायूं। अब ये ज्योतिष का अंध भगत था, ज्योतिष में पूर्ण विश्वास करने वाला व्यक्ति था। कमजोर चरित्र वाला व्यक्ति था। ये है इसकी मुख्य कमियां। और इसके अलावा सबसे बड़ी कमी इसकी सामने आई थी कि इसने अपने जो साम्राज्य था उसको अपने भाइयों में बांट दिया था। यानी मुगल काल का पहला ऐसा शासक जिसने अपना साम्राज्य अपने भाइयों में विभाजित कर दिया था बंटवारे के तहत। अब देखें तो ज्योतिष में पूर्ण विश्वास करने वाला व्यक्ति था। कैसे था भाई? देखो, सप्ताह के 7 वार में अलग अलग पोशाकें पहनता था। जैसे सोमवार को अलग पोशाक, मंगलवार को अलग वस्त्र धारण करता था। यानी कि ज्योतिष में पूर्ण विश्वास रखता था। कमजोर चरित्र वाला व्यक्ति था और मुगल काल का पहला ऐसा शासक था जिसने अपना साम्राज्य भाइयों में बांट दिया था, भाइयों में इसका बंटवारा कर दिया था। यह मुगल काल का पहला शासक था और यही इसकी सबसे बड़ी कमी निकल करके आई थी। इसके विफल होने का कारण भी यह था कि हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। अब मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है कि इसने अपने भाइयों को दिया था। इसके भाई थे अस्करी, हिंदाल और इसका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा। उसको भी इसने सिंहासन जो है जागीर जो है वो दी थी। हाँ, अब सबसे पहले इसका भाई था कामरान को इसने काबुल व कांधार वाला क्षेत्र दे दिया। काबुल और कांधार किसको दे दिए भाई? देखो, हुमायूं ने जब साम्राज्य का बंटवारा किया तो इसका भाई था कामरान, उसको काबुल और कांधार की जागीर दे दी। इसका छोटा भाई था अस्करी को संबल वाला क्षेत्र देता है। संबल क्षेत्र जो है वो अपने भाई अस्करी को देता है। इसके पश्चात इससे छोटा भाई था हिंदाल, दिलदार बेगम का पुत्र। हिंदाल को मेवात की जागीर प्रदान करता है। मेवात की जागीर जो है वो हिंदाल को दे देता है।
इसका एक चचेरा भाई था, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी दे दिया। चचेरा भाई कौन था? सुलेमान मिर्जा। सुलेमान मिर्जा को बदख्शां की जागीर प्रदान करता है। बदख्शां की जागीर जो है वो सुलेमान मिर्जा, जो कि इसका चचेरा भाई था, उसको देता है। इस प्रकार से हुमायूं जो है उसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है कि उसने अपना साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया था। कामरान को काबुल और कांधार, अस्करी को संबल क्षेत्र, हिंदाल को मेवात की जागीर और चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शां की जागीर दे देता है। फिर खुद के पास कुछ बचता ही नहीं, कुछ खास। अब देखो ये जो बंटवारा किया, ये क्यों किया? क्योंकि बाबर की एक दिली ख्वाहिश थी कि मेरे मरने के पश्चात तू साम्राज्य का शासक नहीं बनेगा, अकेला साम्राज्य जो है अपने भाइयों में बांट देना। अपने पिता के कहे अनुसार हुमायूं जो है साम्राज्य को बांट देता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। हाँ, आगे अगर देखें तो बाबर जो था, थोड़ी सी बाबर की बात कर लेते हैं। बाबर के दरबार में ही हुमायूं बैठता था उस समय, और हुमायूं को देखकर बाबर अक्सर सोचता था या कि औलाद जामी है, 24 घंटा अफीम का सेवन करता है, शराब का सेवन किया हुआ रहता है, क्या मेरे मरने के पश्चात ये मेरी औलाद अपने साम्राज्य को संभाल पाएगी? तो वो इसको एक मिसाल दिया करता था। किसी की मिसाल देता, जैसे कोई सैनिक है तो इस सैनिक को देख, ये सैनिक आया था, आज ये सरदार बन गया। इस सैनिक को देख, ये सैनिक के रूप में मेरी सेना में आया था, इसने अच्छा कार्य किया, आज ये मुख्य सेनापति के रूप में है। और सर्वाधिक मिसाल जो है वो फरीद की दिया करता था। फरीद को आप भी जानते हो, फरीद ही शेर खां है और फरीद ही शेरशाह सूरी बनेगा। फरीद की मिसाल देता था और अक्सर कहा करता था, इस फरीद को देख, 1519 में जब मैंने बाजौर और बेहरा पर आक्रमण किया तो ये मात्र एक सैनिक के रूप में मेरे पास आया था, आज ये मुख्य सेनापति बन गया है, और एक दिन ऐसा आएगा यही फरीद जो है वो तलवार की नोक से तेरा साम्राज्य छीन लेगा। तो फरीद भी कम नहीं था, ये भी बातों बातों में कह देता था कि गुस्ताखी माफ हो जा अपना, तेरे पुत्र से सिंहासन छीनने के लिए मुझे तलवार की आवश्यकता भी नहीं होगी। और वो किया भी था, इसने पलायन करवा दिया था हुमायूं का। फरीद की अगर थोड़ी सी बातें करें तो फरीद जो है ये 1519 में बाबर की सेना में शामिल होता है। जब बाबर ने बाजौर और बेहरा पर आक्रमण किया उस समय एक सैनिक के रूप में आया था बाबर की सेना में। मैं आपको बता चुका हूं 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी के युद्ध में मुख्य सेनापति भी फरीद था। उस समय मुख्य सेनापति बन गया था कौन? फरीद। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध हुआ, ये युद्ध में मैंने बताया था कि अफगानी शासक था नुसरत शाह, इसके मध्य हुआ था बाबर और नुसरत शाह जो है इसके मध्य युद्ध होता है। अब नुसरत शाह अफगानी है और शेरशाह सूरी यानी कि फरीद जो है वो भी अफगानी था। अब इस युद्ध से बगावत करता हुआ यहां से बागी बनता है शेरशाह सूरी यानी फरीद, और अफगानों का साथ देना शुरू कर देता है। अफगानी सेना में मिल जाता है और बाबर की सेना को छोड़ देता है, बागी बन जाता है। यहां से बागी बनूं या बगावत करूं वो बात हो गई। यहां से बागी बनता है और अफगानों की सेना में मिलता है। उस समय दक्षिणी बिहार का शासक हुआ था और हुआ करता था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी जो है इसकी सेना में चला जाता है कौन? फरीद। और बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां की उपाधि देने वाला दक्षिणी बिहार का शासक था बहार खां लोहानी, क्योंकि फरीद ने शेर को तलवार के एक ही वार में शेर की गर्दन काट दी थी, इसलिए बहार खां लोहानी ने खुश होकर इसे फरीद से शेर खां की उपाधि दी थी। उसके पश्चात ये शेरशाह की उपाधि धारण करता है। तो यहां से बनता है और यहां पर ही इसकी किस्मत चमकती है शेर खां की। बहार खां लोहानी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। बहार खां लोहानी की मृत्यु होने के कारण फरीद क्या करता है, इसकी विधवा बेगम थी दूदू बेगम, दूदू बेगम से निकाह करता हुआ दक्षिणी बिहार का शासक बन जाता है। ये इसको मौका मिलता है, दूदू बेगम से निकाह किया और दक्षिणी बिहार का शासक बनता है। और चुनार से
चुनारगढ़ से प्रशासन चलाना प्रारंभ करता है। यहां से इसके सत्ता हाथ लगती है। तो ये कुछ बातें फरीद के बारे में थी। तो फरीद की मिसालें जो है वो दिया करता था बाबर कि एक दिन ये लड़का जो है ये तेरे से तेरा साम्राज्य छीन लेगा। अब 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक हुआ। इसके राज्याभिषेक के समय भी क्या हुआ था? इसके राज्याभिषेक के समय एक षड्यंत्र हुआ। क्या षड्यंत्र था? बाबर का मंत्री था निजामुद्दीन अली खलीफा। ये एक षड्यंत्र करता है और ये इस षड्यंत्र के तहत हुमायूं को शासक नहीं बनाना चाहता था। ये बाबर के दामाद मेहंदी ख्वाजा को शासक बनाना चाहता था। मेहंदी ख्वाजा को शासक बनाना चाहता था। इस बात का पता गुलबदन बेगम को लगता है। गुलबदन बेगम को इस बात का पता लगता है और वो इस षड्यंत्र को विफल कराते हुए हुमायूं का राज्याभिषेक करवाती है। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक हो जाता है। अब देखो आगे चलते हैं। वैसे ये राज्याभिषेक की बात शुरुआत में बतानी चाहिए थी, थोड़ा सा वहां बता नहीं पाए। हाँ, अब ये तो था हुमायूं और राज्याभिषेक हुआ 1530 में। ठीक बात। हुमायूं के शासक बनते ही इसके सामने सबसे बड़ी शक्ति थी शेर खान और इसके साथ ही बैठा था मोहम्मद लोदी। ये थे चुनारगढ़ की तरफ से। और इधर देखें तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह। गुजरात का शासक बहादुर शाह ये भी एक बड़ी शक्ति के रूप में टक्कर दे रहा था हुमायूं को। कालिंजर की बात करें, कालिंजर वैसे दुर्ग है। कालिंजर दुर्ग में उस समय शासक था रुद्रदमन। तो ये भी एक शत्रु के रूप में काम कर रहा था। हुमायूं सबसे पहले अभियान चलाता है कालिंजर पर। शासक बना 1530 में और 1531 में एक अभियान चलाया। कालिंजर पर अभियान चलाता है। कालिंजर पर अभियान चलाकर यहाँ के शासक रुद्रदमन को परास्त करता है। रुद्रदमन को परास्त कर देता है। और यहाँ से हुमायूं की कुछ कमियां भी निकलकर सामने आती हैं, लेकिन रुद्रदमन को पराजित कर देता है। यहाँ से रुद्रदमन को पराजित करके जब वापस लौटता है तो उस समय यहाँ पर पड़ता है यूपी का एरिया है और एक स्थान है दोहरिया नामक स्थान पर। तो मोहम्मद लोदी और शेर खान मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि अब हुमायूं जो है वो रुद्रदमन का दमन करके आया है, यानी कि थका हार आएगा, अपने क्यों न उसके सामने सेना लेकर आप जाओ और उसको वहीं परास्त कर दो। तो यहाँ से मोहम्मद लोदी सेना लेकर के जाता है। दोनों, ये तो है मोहम्मद लोदी और उधर से सेना लेकर लौट रहा था कौन? हुमायूं। दोनों का आमना सामना होता है कहां पर? दोहरिया नामक स्थान पर 1532 में। 1532 में दोहरिया का युद्ध होता है हुमायूं और मोहम्मद लोदी के मध्य। इस युद्ध में हुमायूं जो है मोहम्मद लोदी को पराजित कर देता है। फिर हुमायूं कहता है, देखा ना मेरा कमाल, मेरे बाप तो है तेरा करते बोले छोरों की बोले। देखो पहले तो मैंने रुद्रदमन को पराजित कर दिया, उसके पश्चात मोहम्मद लोदी सामने आया, इसको पराजित कर दिया और ये पराजित होकर के भाग गया है। कम तो कौन हूं मैं, मेरे बाप है क्या करते। अब हुमायूं भी इसका पीछा करता है। मोहम्मद लोदी यहाँ से परास्त होकर के चुनारगढ़ में आकर के शरण लेता है। हुमायूं भी बोला जाएगा कहां, छोड़ूंगा नहीं, पीछे पीछे आता है और 6 माह तक चुनार किले को घेर कर रखता है। 6 माह तक घेरा रखता है चारों तरफ इसके। और परेशान होकर के मोहम्मद लोदी और शेर खान हुमायूं से संधि कर लेते हैं। कब भाई? 1532 में ही हुमायूं से संधि कर लेता है कौन? मोहम्मद लोदी। अब हुमायूं कहता है, देखा ना कमाल, कम नहीं हूं मैं, ये बाबा इसको संधि करवा दी, रुद्रदमन को परास्त कर दिया। अब क्या होता है? यहां से संधि हो जाती है दोनों में। आगे चलते हैं।